सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, बिलाखिर वो ऐलान जिसका सबको इंतज़ार था, वो ऐलान फॉर्मली वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फरमा ही डाला। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का ऐलान आज सामने आया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने फरमाया कि हफ्ता 9 मई से लॉकडाउन को खोल दिया जाएगा। ये वो ऐलान था कि जिसकी प्रिडिक्शन कमोबेश 2-4 रोज से की जा रही थी। पंजाब ने जाहिर है कि पंजाब में जहन बन चुका था, फ़ज़ा बन चुकी थी। सिंध के हवाले से हम मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करते रहे थे कि सिंध हुकूमत का इसके ऊपर क्या स्टांस आएगा, 18वीं तरमीम क्या गुल खिलाएगी, यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैसे देखेगी, ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कुछ गुफ्तगू आपकी खिदमत में नज़र करते हुए उसके बाद फिर अपने मेहमानों की तरफ जाऊँगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम से मुजाहरे ज़िम्मेदारी के मुजाहरे की ताकीद की है, नसीहत फरमाई है। उन्होंने फरमाया कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुश्किल में हैं। फरमाते हैं कि टैक्स आमदन और बरामदात पहले ही मुतासिर हुई, अगर एहतियात न की गई, खुदा न खास्ता कौम ने इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया तो माज़अल्लाह खुदा न खास्ता सब कुछ बंद करना पड़ सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक फ़ैसले सूबों का सवाबदी इख्तियार करार, इसलिए उम्मीद है कि ये मामला ज़रा लामलेट होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जब सूबों के इख्तियार की बात आती है तो मामलात कुछ गड़बड़ेशन का शिकार नज़र आते हैं। हफ्ते में 5 दिन कारोबार की मशरूत इजाज़त दी गई है। हालांकि हुकूमत ने इजाज़त दी है, मैंने जानबूझ करके मशरूत लिखा है क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने SOPs पर अमल दरामद की जो नसीहत फरमाई है, इस हवाले से इसे मैं मशरूत कह रहा हूँ। छोटी मार्केट्स और मोहल्ले की दुकानें खोलने का फैसला किया गया है। अस्पतालों की OPDs फॉर्मली शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। विफाक के फैसले पर सिंध सरकार का कोई बहुत कम्प्रीहेंसिव किस्म का रिस्पॉन्स तो अभी तक नहीं आया। सिर्फ सईद गनी साहब का एक बयान मेरे सामने मौजूद है कि बड़े शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे, हमें बहुत एहतियात करनी होगी। ये बात भी दुरुस्त है। ताहम इस एक फ़ैसले में एक जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये कि तमाम तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रखने का फ़ैसला किया गया। तमाम चीज़ें खोल देते, स्कूल खुल जाते, वालिदैन जितनी परेशानी में होते। आज एक किसी वालिद और वालदा का मुझे पैगाम आया, उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल के हवाले से मैं कौम से अपील करूं, हुकूमत से अपील करूं कि उसे खोल दिया जाए। अजीब बेतुकी सी बात। मतलब आप घर पे हैं, लॉकडाउन में नरमी की गई है, लॉकडाउन ख़त्म तो नहीं हुआ। आप अपने बच्चों को स्कूल भेज दीजिए, उसके बाद फिर स्कूल वाले वो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ उठा लेंगे, फिर मैं सूबाई हुकूमत को कोसूँ, आप विफाक के नाम पर तबर्रा करें। अजीब बात है। तालीमी साल का तो जो कुछ हुआ वो हो ही गया, उसके लिए आप कोरोना को कोसिए या कोरोना की ईजाद करने वालों को। बहरकैफ मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हुए शो का बाज़ाब्ता आगाज़ करूँगा। मोहतरमा कमल शोज़ब साहिबा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे शो में शरीक हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मोहतरमा आगा रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आगा रफ़ीउल्लाह साहब खुशामदीद सर। अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए मैं मोहतरमा कमल शोज़ब साहिबा के पास जाता हूँ। मैडम कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ये फॉर्मली एक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो सामने आया है, सबसे पहले मैं आपका ओपिनियन इसके ऊपर लेना चाहूँगा। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस डिसीजन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नूरुल आरफीन। देखें, वज़ीर आज़म ने अनाउंसमेंट की है, लेकिन इसके पीछे 7 दिन की कंसल्टेशन है विद ऑल दी चीफ मिनिस्टर्स जो तमाम सूबों के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा आपको कंपोजिशन पता होगी NCC की, बड़ी डायनामिक और बड़ी हाई लेवल की कंपोजिशन है जिसमें स्पेशलिस्ट भी बैठते हैं,
और जिसमें मुख्तलिफ सूबाई मिनिस्टर्स भी बैठते हैं। और उसके बाद ये सारी NCOC की एक दिन पहले भी मीटिंग हुई उनकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए, उसके बाद ये सारी कंसल्टेशन। और आज जो वज़ीर आज़म ने बयान दिया है या जो स्टेटमेंट दी है वो इन सब की जो एक कलेक्टिव विजडम के बाद एक स्टेटमेंट है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दी है, ताकि एक पाकिस्तान का नैरेटिव सबको सामने आ सके। आपने मेरा व्यू पूछा, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि अगर आप जब से ये कोरोना नवंबर के एंड से स्टार्ट हुआ चाइना से लेके आज, अगर दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में फैल चुका हुआ है, तो आप इसका कोई एक इलाज बता दें, कोई सिंगल स्ट्रैटेजी बता दें या कोई एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क बता दें जिसके तहत हम कहें कि ये सक्सेसफुल फ्रेमवर्क था, ये सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी थी, इसको एज इट इज़ उठा के इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो वो अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र नहीं आता। और स्पेसिफिकली अगर लॉकडाउन की बात करें, जो वुहान तारे मिसाल देते, 1.5 करोड़ जो सूबे के लोगों को घर बैठा के चाइना जो 3.3 ट्रिलियन के रिजर्व्स पे बैठी हुई हाईएस्ट दुनिया की टेक्नोलॉजी रखने वाला वेल इक्विप्ड मुल्क है, उसने ये इंतज़ामात किए। लेकिन उसके बाद उनका बयान ये है कि अगले 2 साल तक हम उठ नहीं सकते, हमारी इकानमी के ये हालात होंगे। उसके अलावा भी आपने देखा कि जिस दिन उन्होंने ये अपलिफ्ट किया या कोरोना को बकौल उनके कि हमने इनकाउंटर कर लिया, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म किया 100 से ज़्यादा केसेस वहाँ बढ़ने शुरू हो गए। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो जापान ने, कोरिया ने, ताइवान ने और सिंगापुर ने कोई लॉकडाउन किए नहीं, लेकिन उन्होंने ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के एथिक्स हैं ये उनकी सोसाइटी में ऑलरेडी राइज है, ख़ास तौर पे जापान में। इसको उन्होंने फॉलो किया तो वहाँ पर हमें कोई लॉकडाउन नज़र नहीं आया, ज़िंदगी के मामूलात चलते रहे साथ एहतियात के। तो और अमेरिका ने भी आज से कोई 15 दिन या 10 दिन पहले फ्लोरिडा जो उनकी स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा ये फैल रहा था, उसके बीचेस खोल दिए, पब्लिक प्लेसेस काफ़ी सारी खोल दी। और मेरी फैमिली वहाँ रहती है इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पे भी किस किस्म का लॉकडाउन। तो ये सस्टेनेबल पॉलिसी उस वक्त तक आप नहीं कर सकते जब तक आपको ये मालूम ना हो कि कितने अरसे तक आपने इसको कंटिन्यू रखना है। इस वक्त हमें ये मालूम नहीं है कि ये कोरोना के साथ हमने 6 महीने और गुजारा करना है या साल और गुजारा करना है, कि जब तक इसका इलाज आ जाए। तो प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी इस वक्त हम उस पर मोड पे हैं, लिहाजा हमें अब अपने आप को ढालना है और कोविड-19 के साथ को एग्जिस्ट करना सीखना है कि कैसे एहतियात के साथ हम कोविड-19 से बच भी जाएं और हमारे बाकी मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। जिसमें तालीम आपने जिक्र किया कि उसके नए तरीक़ेकार सोचे जा रहे हैं, ई से एम पे लाया जा रहा है, कैसे लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। वर्क फ्रॉम होम एक वो फार्मूला था जो पाकिस्तानी अवाम मेरे ख्याल में फॉलो नहीं कर रही थी, दुनिया में भी नहीं हो रहा था, जिसका रिज़ल्ट ये था कि ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, ऑयल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी। आप यहाँ से लोग लाहौर से कराची की मीटिंग्स अटेंड करने जो कॉर्पोरेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर के जाते रहे हैं, वो सुबह जहाज़ पकड़ते थे और रात के जहाज़ से वापस या अगले दिन वहाँ रहना, वो सारी कॉस्ट कर्टेल हो रही है। तो काफ़ी चीज़ों में आपको नई डायनामिक्स भी नज़र आ रही है। जो 6 निकाती एजेंडा वज़ीर आज़म ने दिया, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, तो लामहल्ला हमें फिर चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। तो मकसद ये है कि ये सिर्फ हुकूमत डंडे के ज़ोर पे सब कुछ फॉलो नहीं करा सकती। जिस तरह मैं और आप बचपन से जानते हैं कि ये 2 कंधों पे हमारे फरिश्ते बैठे हुए हैं, हम अच्छा करेंगे तो भी लिखा जाएगा, बुरा करेंगे तो भी। इसी तरह अब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि अगर हम गलत करेंगे कोविड-19 के उसमें, तो हम अब ना सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम बाकियों को भी पहुंचाएंगे। लेकिन अगर हम हर चीज़ को बंद कर दें तो वो भी आपने देखा कि अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या निकला है कि 3 हफ्ते बंद करने के बावजूद ना सिर्फ ये कि मईशत तबाह हुई, कोविड-19 को आप रोक नहीं सके, वो बड़ा है क्योंकि आप इम्प्लीमेंट, जब तक आपके पास तैयारी ना हो, आपके वसाइल ना हो और आपने लोगों को अवेयरनेस ना दी हुई हो, तो आप इसको लॉकडाउन को सस्टेन नहीं कर सकते। चाहे सिंध हुकूमत हो, आपकी इजाजत के साथ मैं यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब जाना चाहूँगा। बेहतर स्ट्रैटेजी मल्टी टोंग स्ट्रैटेजी पे जाना है। राइट, गॉट योर पॉइंट। आगा रफीउल्लाह साहब, जनाब इमन, विफाक ने आज बहरहाल वो फैसला कर लिया जिसकी उम्मीद, जिसकी तवक्को कुछ रोज़ से की जा रही थी। गैर मुतवक्को फैसला तो यकीनन ये नहीं था, लेकिन इस फैसले से पहले NCC का जब जिक्र चला है, असद उमर साहब का जिक्र करना लाजिम हो चुका है। असद उमर साहब ने, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम, असद उमर साहब ने कुछ गुज़िश्ता रोज़ पहले उन्होंने तकाबली जायज़ा लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर गाड़ियों से, मैं मफहूम बता रहा हूँ,
गाड़ियों से जो होने वाले हादसात हैं, ट्रैफिक के जो हादसात हैं, उनकी वजह से जब हम ट्रैफिक नहीं रोकते तो फिर कोविड की वजह से हमने ये मईशत को एक हॉल्ट पे ला करके क्यों खड़ा कर दिया है, स्टैंड स्टिल पे चीज़ें क्यों हैं, हमें लाइफ को आगे लेकर के चलना है। मेरा ख्याल है लॉजिकल बात थी, ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को ये बात एक आंख ना भाई और उन्होंने इसे न सिर्फ मज़ाक़ खेज़ बयान कहा बल्कि इस हवाले से कुछ चांद मारी भी की गई सूबाई वज़रा की जानिब से, सूबाई रहनुमाओं की जानिब से। जनाब मन, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूँगा अबाउट दिस ऐलान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से हुआ है, जो सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए उन्होंने अवाम से ताकीद की है, नसीहत की है, और ख़ास तौर पे वो एक जुमला आपकी खिदमत में गोश गुजार करते हुए आपका व्यू पॉइंट लूँगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमत डंडे के जोर पर नहीं कह सकती कि नमाज के दौरान फासला रखें, हुकूमत कितनी फैक्ट्रियों में जाएगी, लोगों ने एहतियात का, जिम्मेदारी का मुजाहरा खुद करना है। हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नूर अरफीन भाई, मैं तकरीबन हर प्रोग्राम में दोस्तों के साथ बैठ के एक बात करता हूँ कि हमें पॉलिटिक्स को क्वारंटाइन में और इस टाइम इसका मुकाबला करना है। तो इस वक्त हो सकता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर की कुछ बातों से इख्तलाफ हो, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के हर शख्स को हमने सेव करना है, तो इसलिए हम जब तक एक पेज पे नहीं आएंगे, जब तक हम इस मामले में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि हम इसका मुकाबला करेंगे। चूँकि आज वफाक ने एक फ़ैसला किया है और उसमें मशावरत के साथ किया है, तो इसमें अब हिलबाने ये नहीं होनी चाहिए। अगर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमें इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हर आदमी उन SOPs को फॉलो करें और एज ए पाकिस्तानी हम इस मुसीबत से, इस वबा से जान छुड़ाएं। सर आपसे ईमानदारी की बात है, मैं ये ज़्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ताजिर बरादरी का बहुत सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ सामने आया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी दोनों ने ताजिर बरादरी की सपोर्ट का ऐलान किया था। ताजिर बहुत ज़्यादा हसास हैं इस एक मामले को लेकर के, टची हुए हैं, उनको जितना कारोबारी नुकसान खसारा उठाना पड़ा है, अब वो चाहते हैं कि ईद का ये सीज़न वो कुछ न कुछ कर सकें अपने मामलात में सुधार के लिए। और हुकूमत सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, वो बज़ाहिर तैयार नहीं दिखाई देती थी इस एक फ़ैसले पर। अब जबकि वफाक की जानिब से ये फ़ैसला आ चुका है, आपका ये कहना कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़जर यानी सहरी के बाद शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, सर फजर के बाद दुकानें अगर खोल भी दी जाएं तो फजर के बाद शॉपिंग करने कौन जाता है? और उस वक्त तो चोर, डाकू और लुटेरे, मतलब आप समझ रहे होंगे, वो लुटेरे नहीं जो मोबाइल में बैठ के लूटने के लिए आते हैं डाकुओं के बाद, मैं उन लुटेरे की बात कर रहा हूँ जिनका मकसद ही लूटना होता है। तो सर कैसे नबरदाज़मा हो सकेंगे हम इस एक मामले से? देखिए नूर अरफीन भाई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि मुझे लाख इख्तलाफ हो सकता है प्राइम मिनिस्टर की बहुत सी बातों पे, लेकिन नहीं है। इसी तरीके से अगर आज हमें अपनी आदत से हट कर और उस तरीके से जिस तरीके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार का तरीका बताया, या जो असल शरई तरीका है कि हम सुबह सवेरे अपने कारोबारों पे, अपने बिज़नेस पे जाएं, अगर हम उस तरफ जा रहे हैं और एक वबा की वजह से जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। आपका भी इत्तेफाक हुआ होगा, बहुत से दोस्तों का इत्तेफाक हुआ होगा, बाहर कई ममालिक में जब आप जाते हैं तो सुबह सवेरे कारोबार शुरू होते हैं और शाम को ख़त्म होते हैं। हमारे पास उल्टा निज़ाम ये बन चुका है, तो अच्छी बात है अगर हमारी रूटीन अच्छी हो जाए और हम उस रूटीन पे आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आगे फ्यूचर के लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी रूटीन सही हो जाए। ये बात ठीक है, यहाँ 1 बजे तक दुकान ही नहीं खुलती थी, बड़ी परेशानी थी, लेकिन चलो अब बहरहाल सब लाइन में लग जाएंगे। दुरुस्त है, आपकी बात कन्वे हो चुकी। अली गौहर बलोच साहब, हुजूर, पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। ये कोई ऐसा फैसला नहीं था किसी से सुनकर रगों में सनसनी दौड़ जाए। जनाब ज़ाहिर है कि वफाक ने किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एक वज़ीर आला वहाँ मौजूद है पंजाब में। लॉकडाउन में नरमी का ऐलान सामने आया है। गरीब गुरबा की अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, यू मे डिसएग्री विद मी, कि गरीबों के लिए उम्रा के बरक्स ये एक साय ऑफ रिलीफ है। कम अज़ कम वो अपनी रोज़ी रोटी का कोई ना कोई हीला बहाना कोई तलाश कर सकते हैं। सर आप इस एक लॉकडाउन में नरमी के फैसले को कैसे देखते हैं? शुक्रिया आरफीन भाई। गुजारिश ये है कि मौजूदा हुकूमत इस कोरोना की सूरत हाल में डे 1 से डायरेक्शन लेस नज़र आती है
और ये सूबों के दरमियान भी कोई ख़ास यकजहती का मुजाहरा नहीं कर सकी। आप देखें कि इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि पंजाब में पहले रमज़ान शरीफ में रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे जिसमें अरबों रुपए सब्सिडाइज़ किया जाता था कि आवाम तक रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं वो सस्ते दामों पहुँचे। आज सूरत-ए-हाल ये है कि मुर्ग सस्ता है और दालें महंगी हैं, सब्ज़ियाँ महंगी हैं और आवाम परेशान हैं। लोगों के कमाई के ज़राए छिन चुके हैं। लोग अपने सहर और अफ्तार की खाने पीने की ख़रीदारी करने से भी कासिर हैं। ऐसे में हुकूमत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ कतई तौर पर नहीं निभा सकी और पाकिस्तान के अवाम को जो है वो हालात के रहम करम के ऊपर छोड़ दिया गया। और आप देखें कि रमज़ान शरीफ का महीना है और कुछ दिन पहले टीवी पर चल रहा था कि ज़कात और जो बैतुल माल का फ़ंड है उसमें अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ, ये कोई अपोजिशन की क्रिटिसिज्म नहीं है, ये मौजूदा हुकूमत के ऑडिटर जनरल का बयान था जो कि मीडिया पर चल रहा था। ऐसे सूरत-ए-हाल में ये लॉकडाउन नरम करते हैं। लॉकडाउन नरम करने से आप देखें रोज़ कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। इन्होंने लोगों को क्वेटर नहीं किया। ये जो अपना हमारी कुलीग जो मोहतरमा तशरीफ़ फरमा हैं, ये इन्होंने, मैं इनका अमेरिका से रिलेटेड बयान सुन रहा था, लेकिन देखें अमेरिका में लोगों को ऑनलाइन लाखों करोड़ों अरबों डॉलर उनके अकाउंट्स में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए, लोगों को सपोर्ट किया गया। आपने मास वाइड टाइगर फोर्स बना के 2% लोगों को भी आप केटर नहीं कर सके। तो ये इस सूरत-ए-हाल में जो बेचारा दिहाड़ीदार तबका था, दिहाड़ीदार से सिर्फ ये नहीं कि मज़दूर तबका, दिहाड़ीदार वो भी है जो एक दुकान पर बैठकर दुपट्टे रंग रहा है, दिहाड़ीदार वो भी है जो एक छाबे पर बैठकर सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहा है, दिहाड़ीदार वो भी है, मोची भी है जो लोगों की जुतियाँ मुरम्मत करके जो है वो अपनी रोज़गार कमाता था। हत्ता के हज़ारों में इस किस्म के फील्ड है। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में हुकूमत को देख ले कि जो ट्रेन इन्होंने चलाई थी कि हम मदीना की रियासत की तरफ लेकर जाएंगे, वो इस रमज़ान शरीफ में ही एक्सपोज हो गई कि वो तो मदीना शरीफ की बजाय कादियान की तरफ जा रही है। इनके वफाकी वज़ीर जो हैं वो चैनल पर बैठकर बयान कर रहे हैं कि 5 वज़रा ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है। तो आप देखें कि हम अगर इनकी स्ट्रेटजी की वजह से, जैसा कि मीडिया पे भी रोज़ बरोज़ आ रहा है कि कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, तो मुझे बताएं अगर ये इजाफा इसी तरह से होता गया और सूरत-ए-हाल गंभीर हो गई और इनके हेल्थ मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है हॉस्पिटल में। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने जो कुछ कहा मुझे ईमानदारी की बात है, ये आपका वर्जन था, इसलिए मैं इसे बिल्कुल सरे तस्लीम खम करता हूँ इसके सामने। ताहम ये एक अजीब कंफ्यूजन में आपने मुझे मुब्तला कर दिया। आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने कहा कि हमें इससे लाख इख्तिलाफ हो सकता है जब हम टेबल पे बैठे हुए थे जिस वक्त ये ड्राफ्ट सामने था, लेकिन जब ये अप्रूव हो गया तो फिर आपने इस पर आमन्ना सदकना करना ही है। आप जो फरमा रहे हैं, आप हुकूमत पर तनकीद के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो आपका हक़ है जमहूरी, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन हुजूर, पंजाब में या पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें नून लीग ने इंजॉय की हैं, मुझे याद नहीं पड़ता। आप पहली मरतबा तो नहीं पाकिस्तान में इस तरह का कोई माहौल देख रहे कि ज़कात के फ़ंड में खुर्द-बुर्द हुई। अल्लाह का शुक्र है कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, वज़ीर आज़म थे, तब भी पाकिस्तान में ऐसे गुलाए नुमायाँ तो बहुत हुए हैं। करप्शन का बाज़ार उस वक्त भी यकीनन गर्म था, लेकिन शायद वो आंखों पे पट्टी बंदी होने की वजह से नज़र ना आया होगा। दूसरी बात, आप इस एक वक्त में कि जब हुकूमत को कम अज़ कम इस एक बात पर सपोर्ट करनी चाहिए कि वो एक हुकूमत जो आपकी नज़र में या शायद मेरी भी नज़र में इस वक्त लोगों को तमाम अच्छी तरह से केटर नहीं कर पा रही, मे बी आपके कहने के मुताबिक बिकॉज ऑफ देयर इनकॉम्पिटेंस, मे बी शायद अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, अगर उसने लोगों को वो जो उनके हाथ बंधे थे लॉकडाउन के नाम पर, उसमें मरहलावार नरमी करके उनके हाथ खोल दिए हैं और उनसे जिम्मेदारी की अपील की है, तो लोग कम से कम भूख से मरने से तो बच सकते हैं। बीमारी से तो आगे देखा जाएगा ना, ऐसे तो किसको अगले लम्हे में हार्ट अटैक होने वाला है कोई नहीं बता सकता। रात भर महज इस डर से कि चारपाई पे बैठूंगा तो टूट जाएगी, मैं खड़े खड़े तो नहीं सो सकता। थोड़ा सा आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। मैं इसी सवाल के जवाब के लिए तहरीक इंसाफ के पास जाऊंगा। मैडम ज़रा मुझे रहनुमाई फरमाइए, मैं खासा कंफ्यूज आ गया हूँ। जनाब अली, वहाँ पर आपने 5.5 ट्रिलियन का, पहले उन्होंने 2.5 ट्रिलियन का, अब 2.5 ट्रिलियन का और तकरीबन 3 ट्रिलियन का उन्होंने पैकेज दिया है कोरोना रिलीफ का। लेकिन आज की डेट में भी 3 लाख के करीब वहाँ पर लोग अफेक्टेड हैं इस वक्त, और 12.5 से 13 लाख लोग कोरोना के कंफर्म्ड केसेस हैं,
जबकि 1.25 लाख के करीब जो है वो वहाँ में अमवात हैं। दुनिया में इस वक्त सबसे वर्स्ट अगर किसी के इंडिकेटर्स आ रहे हैं तो वो अमेरिका के आ रहे हैं। तो मेरे भाई को मेरे ख्याल में अभी कोरोना के कोई डायनामिक्स की इतना अंदाज़ा नहीं है। पंजाब हुकूमत पे 100 दफ़ा आप तनकीद कर लें, लेकिन मैं इन्हें बता दूं कि दालें हम आज तक इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जो 10 साल पाकिस्तान में जो पंजाब में हुकूमत करके गए वहाँ आपने ज़राअत में कोई इन्वेस्ट ही नहीं किया। आपने ज़राअत को बढ़ाने की बजाय कम कर दिया। टमाटर आप इंडिया से मंगाते थे, सब्जियां आलू जो हैं वो आप इंपोर्ट कर रहे थे, और दालें 80% पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं। ये मैं आपको ज़रा बता दूं। इसीलिए आप इस किस्म की तनकीद मत करें, जो एक उंगली आप हमारे पे उठाएंगे तो 4 आपके पास वापस आएंगी। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर आपने करप्शन की बात की, आप ठीक कह रहे हैं, पूरे निज़ाम को करप्ट किया है, इदारों को करप्ट किया है, तो अब उनको साफ़ करने में टाइम लगेगा। दूध शहद की जो नहरें आप बहा के गए, हम कोशिश करें उनमें दोबारा सप्लाई जारी हो जाए। लेकिन इस वक्त बात कोरोना की है। कोरोना के डायनामिक्स ये कहते हैं कि अगर आप रमज़ान बाज़ार यहाँ पे अब लगाना शुरू कर देंगे तो सबसे पहले यही शोर मचाएंगे। हमने 50 अरब की सब्सिडी दी है यूटिलिटी स्टोर्स पे, और कोशिश की है कि जहाँ यूटिलिटी स्टोर्स नहीं है, जैसे मेरा इलाका अहमदपुर शर्किया में सिर्फ 2 स्टोर्स थे, तो उन्होंने मोबाइल यूटिलिटी के नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, आपकी जानिब आऊँगा। एक खबर मुझे बता रही है गवर्नर सिंध ने, सिंध हुकूमत का अली गौहर बलोच साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी जी, मैं सुन रहा हूँ जनाब मन। बाईलाइन एक मेरे पास मौजूद है, बता रही है शहबाज शरीफ दिफाई पोजीशन पर क्यों, किस चीज़ की पर्दादारी है? शहबाज शरीफ एक मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार का नाम है, मगर जब इस तरह की कोई शख्सियत खामोशी इख्तियार कर ले और मैदान अमल में अपने भरपूर सियासी किरदार के बजाय सियासी बयानात और ऐलानात पर इक्तफा किए रखे तो उसकी कोई ना कोई बड़ी वजह होती है। 2 पेज का ये आर्टिकल मेरे पास मौजूद है जनाब। दूसरी, अगर आप कहें तो मैं तमाम मेहमानों को बोर करने के लिए पूरा एक लाइन ब लाइन पढ़ भी सकता हूँ, लेकिन आपकी इनफरादी तवज्जो मैं सिर्फ एक छोटी सी लाइन की जानिब मबजूल कराना चाहूँगा। नून लीग के पास एक तरफ नवाज शरीफ का बयानिया है जिसके लिए उन्होंने इख्तिदार के ऐवानों को खैरबाद कहा, मगर इसके बरक्स दूसरी तरफ दूसरा बयानिया शहबाज शरीफ का हालिया इंटरव्यू जिसमें उन्होंने पसे पर्दा मफाहमत के जरिए इख्तिदार की मंजिल के करीब जाने का इशारा किया। यही वो कन्फ्यूजन है जिसने शहबाज शरीफ की राह में हमेशा रुकावट डाली। सर, दुनिया जानती है ये बात, शायद शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नहीं पता, वरना उन्होंने इख्तिदार की राहदारियों के हुसूल के लिए ये पसे पर्दा वाली चुप के मीटिंग्स जो हैं उन पर तनकीद का निशाना बनाया था अपनी दीगर सियासतदानों को भी। सर, अगर ये रात के अंधेरे में छुप करके मीटिंग नहीं होती, कहाँ होती वो तो आप ही लोगों को पता, मैं तो नहीं जानता, मैं मासूम सा एक आदमी हूँ। सर, 2 हुकूमतें, खैर से 3 हुकूमतें भुगता सकते थे आप लोग, क्योंकि यहाँ मामला जो हैं, ये बाईलाइन लिखने वाला वो एक आदमी है जो दुनिया भर में नून लीग से अपने हुब की वजह से जाना जाता है, और आज वो खुद शहबाज शरीफ के तर्ज सियासत पर तबर्रा कर रहा है। सिर्फ ये लिखना ही बाकी रह गया कि शहबाज शरीफ केसेस की वजह से मुल्क से भागा ही चाहते हैं। कुछ कहिएगा। देखिए आरफीन भाई, आपके इल्म में है कि इस वक्त भी जो मुल्क में सूरत हाल है, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने यूं ही सुना कि ये हालात कोरोना वाले हैं और वो आखिरी फ़्लाइट पकड़ के फौरी तौर पर पाकिस्तान में आए। मौजूदा हुकूमत हमारी लीडरशिप को पाकिस्तान में देख के बहुत परेशान होती है, और जिसके लिए मुझे कोई वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, वो पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि उसकी क्या वजह है। चूँकि इनको पाकिस्तान का प्रॉपर मैंडेट हासिल नहीं है, और इसीलिए यूं ही शहबाज शरीफ साहब आए, आज इनको आटा चोर और चीनी चोर नज़र नहीं आते, IPP का स्कैंडल नज़र नहीं आता, और जो इनके तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं उनको क्लीन चिट्स दी जा रही हैं, अद्वियात के रेट बढ़ाने वाले नज़र नहीं आते। लेकिन कोरोना की इस सूरत हाल में भी ये कहते हैं कि सियासत नहीं करते। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नैब की तारीखें भुगत रहे हैं। हमने नैब और अदालतों को हमेशा जब भी उन्होंने बुलाया है हमने फेस किया है, अगरचे हमारे बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये नैब की और ये सारी प्रैक्टिस सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के लिए है? क्या इनके दाएं बाएं सर आपकी बात बिल्कुल सराखों पर, लेकिन अगर आप मेरे सवाल के जवाब पर आए, शहबाज शरीफ साहब पर सेटिंग की सियासत का इल्जाम लगाया गया है, उनके हालिया इंटरव्यू की बात कोट की गई है। देखें ये इल्जाम, ये अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त होता तो शहबाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान ना आते, और वो अपने बयान में वादे कर चुके हैं कि वो किसी भी डील, और अगर कोई डील हुई होती तो आज वो नैब के चक्कर ना लगा रहे होते। अगर कोई डील हुई होती तो हमारे केस आज फाइल और हमें भी क्लीन चिट्स मिल चुकी होती। तो ये एक वो प्रोपोगंडा है जिसके सहारे पर सिर्फ और सिर्फ दुरुस्त है जनाब इमन। थोड़ा से तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊंगा। आगा रफीउल्लाह साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? पहले कंफर्म कीजिए। जी जी बिल्कुल सर, ये मुझे बताइए, गवर्नर सिंध के एक बयान की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराता हूँ। गवर्नर सिंध ने सिंध हुकूमत का कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत बिजली और गैस के बिलों में रियायत नहीं दे सकती। उनका कहना है कि बिजली नेशनल ग्रिड से आती है, इसलिए सिंध हुकूमत को रियायत का इख्तियार हासिल नहीं। फिरदौस शमीम नकवी साहब का कहना है कि यह कानून साजी सिर्फ तालियां बजवाने के लिए है। सर, अकल के अंधे को भी पता है, आंख के अंधे को भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि यह रिलीफ ऑर्डिनेंस बिजली और गैस के बिलों की वजह से क्यों मुस्तरद हुआ। आप खुल करके कहेंगे या मैं खुल करके पूछ लूं? फिरदौस शमीम नकवी साहब का इसके ऊपर चांदमारी करना, ये कानून साजी सिर्फ तालियां बजवाने के लिए, ये कहना कि ये मंजूर नहीं हो सकता, इस पर अमल कराना मुश्किल है। सर, हुई ताखीर तो कुछ बायस ताखीर भी था, मतलब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, उसके बाद फिर मैं ऑनियर कह देता हूँ जमात इस्लामी, और अब PTI। आप खुद कुछ कहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ने तो सब कुछ वाजे कर दिया है। देखें, बात यह है कि चीखें तो निकलती हैं, निकलेंगी, लेकिन मुझे अफसोस की पूरी बात नहीं सुनी, मेरी लाइन कट गई थी। मैं आपकी इस बात के जवाब से पहले आपके चैनल के तवज्जुह और आपके प्रोग्राम को काफ़ी लोग सुनते हैं, तो शायद हुकूमत के कुछ लोग भी सुन रहे हैं। मेरे हल्के में यूटिलिटी स्टोर बिल्कुल नहीं है, और 2-3 हैं, और उसमें भी चोरी हो रही थी। एक FIR हमने कटवाई है क्योंकि वो बाहर माल बेच रहे थे। यूटिलिटी स्टोर्स के जो इनकी जो लोग हैं वो उन चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। तो एक तो आपके तवज्जुह से खुदारा कि कुछ हमें भी यूटिलिटी स्टोर्स दिए जाएं, लेकिन चूँकि वफाक की कोई चीज़ हो वो हम पर हराम है। हमारे लोगों के, मेरे हल्के से भी PTI को वोट पड़े, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस हल्के को और उस इलाके को भी कंसिडर किया जाए, वहाँ के लोगों को भी रिलीफ दिया जाए। चूँकि आपने ये नूरुल आरिफीन भाई, आपको एक मज़े की बात बताऊं कि कराची में तमाम MNAs को डेवलपमेंट के नाम पे 15 करोड़ रुपए दिए, नहीं दिए तो 3 MNAs को नहीं दिए, चूँकि उनका जुर्म ये है कि वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे आए, बाकी सबको दिए। बहरहाल, अब आ जाते हैं बिजली और गैस के ऊपर और ऑर्डिनेंस के ऊपर। अगर देखें, अगर ऑर्डिनेंस हम, जब हमारे दोस्त कहते हैं कि ऑर्डिनेंस हम नहीं, और कोरोना के ऊपर हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक पेज पे आ जाएं। अगर पंजाब में ऑर्डिनेंस तो फ़ौरन हो जाता है, अगर KP में ऑर्डिनेंस हो तो फ़ौरन हो जाता है। हम कोई ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, हम कोई कानून साजी करते हैं तो गवर्नर साहब उसमें हिले बाने, और वो हिले बाने भी क्यों है, वो दुनिया को आया है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब क्यों चीख रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ एरियाज़ में लॉकडाउन करते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन जिसको वफाक कहती है, तो वो उस पर चीखते हैं कि क्यों यहाँ पर जो है गुलशन में या मुख्तलिफ यूसी। अगर इसी तरीके से अपारा में और इसी तरीके से अगर पंजाब में या KP में कुछ लॉकडाउन के आपने सुना होगा, देखा होगा तो कोई इशू नहीं। अगर यहाँ पर हम ताजिर बरादरी को थोड़ा सा सख्ती से करते हैं या FIR करते हैं, तो यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं, थाने में जाके उनके साथ खड़े हो जाते हैं और थालियां बजवाते हैं और फोटो सेशन और मीडिया के लिए। लेकिन पेशावर में KP में ताजरों के ऊपर फायरिंग करते हैं, वो नहीं। हम फिर दोबारा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इनके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खुदा के लिए एक पेज पे आ जाएं। ये वक्त सियासत का नहीं है, सियासत के लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है और हम करेंगे। अल्लाह पाक हमारी आपकी
ज़िंदगियों को, तमाम अपने लोगों को हम बचा सकें, तो आगे जाके इंशाअल्लाह ताला सियासत करेंगे। और एक दूसरे को जितना मर्ज़ी आप कोसें, जितना मर्ज़ी आप बात करें, इस टाइम हमें खुदा के लिए अगर हम एक नहीं होंगे, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा स्कूलों में भी नहीं जा पाएंगे और लेट होते रहेंगे। आज हम नॉर्मल बीमारियों के लिए, पहले हमारे हेल्थ सिस्टम पूरे पाकिस्तान में किसी एक सूबे को नहीं खोज रहा। पहले बात है, ये खुशाइंद बात नहीं है बच्चों का स्कूलों को ना जाना। जमहूरियत का पौधा मजीद कुछ फल फूल जाएगा, क्योंकि पढ़ लिख गए तो फिर मेरी तरह जुबान दराजी करेंगे, सवाल करेंगे, फिर लोग उनसे नाराज होंगे। अच्छी बात है, देखें नहीं नाराज होंगे। देखें नूर अरफीन भाई, बात ये, आप भी बात अच्छी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका तल्ख होगा आपका। लोग थोड़ा सा आपका जो हमारे कराची वाला, जो हमारा वाला स्टाइल है, वो वाला हम बात करते हैं तो वो बाज़ लोगों को नहीं बाता। लेकिन आपकी बातें सही है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप गलत बात कर रहे हैं या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन होना चाहिए, सवाल होने चाहिए। दुरुस्त है जनाब मोहतरमा कमल शोजब साहिबा मैडम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये जो रकूम की तकसीम का संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है, उन्होंने कहा कि 3 लोगों को इस इनायत से महरूम किया गया जस्ट बिकॉज कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। एक तो इस बात का जवाब दे दीजिए, और दूसरा, इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो बहुत मुतहर्रिक नज़र आए, उन्होंने कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इसका इस्तरदाद ये अवामी मफाद में नज़र नहीं आ रहा। ये एक इदारे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। इदारा है के इलेक्ट्रिक, दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रिक के मामलात किससे क्या हैं, कौन कब बयान दागता है, कौन सेल्फी लेता है और कराची की रोशनियों की तस्वीर छपा करके उस पर सैकड़ों हज़ारों लाइक्स लेता है और उसका मकसद क्या होता है। ये तमाम बातों के जवाब आप पर कर्ज हैं। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद मैं आपसे जानूंगा मैम। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं। मोहतरमा कमल शोजब साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक मुफस्सिल सवाल आपसे आपकी खिदमत में गोशगुजार किया था, चाहूँगा कि अगर आप उसका जवाब देना चाहें। जी देखें, जो इनका आज डेफर किया है या उन्होंने रिजेक्ट किया, मुझे अभी एग्जैक्टली उसकी आइनी शिक का मालूम नहीं है, लेकिन वफाक के इख्तियारात में जो बिजली के बिल थे, जो वफाक का इस्तेहकाक है, वो तो हमने ऑलरेडी 3 महीने की स्कीम भी दी है, जिसमें से सिंध में 45,000 सनतों को, 7,70,000 कमर्शियल सार्फिन को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया है। इसके अलावा जो मेरे भाई शिकवा कर रहे थे, यूटिलिटी स्टोर्स पे 50 अरब रुपए की सब्सिडी दे के पैकेज दिया गया है, वो सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, सारे यूटिलिटी स्टोर्स पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। और अगर उसमें कहीं पे कोई इस किस्म की करप्शन का आंधी है तो टाइगर फोर्स उसको कंट्रोल कर रही है। और खुशाइन बात यह है कि सियालकोट के दोनों मुस्लिम लीग के MNAs ने आज उस्मान डार साहब के साथ बैठ के मीटिंग अटेंड की है, जिसमें टाइगर फोर्स को उन्होंने इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसके साथ हम आहंगी शो की है। और उन्होंने अबव बोर्ड आए हैं कि ये जो अभी प्रॉब्लम कोरोना का है, इसमें हमें अपने जो आपस के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना है और ख़त्म करना है। तो एक ये खुशाइन बात थी। जहाँ तक बात इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स की है, देखें उसको मैं डील नहीं करी, ना मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। मुझे इसलिए पता है कि पिछले साल तो हुकूमत के पास इतने पैसे थे भी नहीं। हमारे अपने MNAs भी अभी तक काफ़ी लोग गिला कर रहे हैं कि हमें नहीं मिले पैसे, तो वो अब वफाक ने एक उसको शिफ्ट किया है हमारी मिनिस्ट्री में, प्लानिंग में, जो SDGs के अंडर फंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी परसों से असम्बली मंडे से शुरू हो जाएगी, आगा रफ़ीउल्लाह साहब भी वहीं पर होंगे, बाकी लोग भी होंगे, इन्होंने बुलवाया इजलास, तो ये बातें वहाँ पर तय की जा सकती हैं। और ये कोविड-19 के अंडर ही किया जा रहा है, तो जो मसले मसाइल कॉन्स्टिट्यूंसीज में आ रहे हैं या कोई और इश्यूज़ हैं, उनको मेरे ख्याल में हम आहंगी के साथ किया जा सकता है बेहतर। और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, मैंने तो हमेशा उनको देखा है कि अपोजिशन से जो भी लोग आते हैं अपनी कोई एप्लीकेशन लेके, अपने काम लेके हल्के से रिलेटेड, तो वो हमेशा हेल्प आउट करते हैं। लेकिन कराची से इनके अंडर आता है और वहाँ पे हमारे जितने भी जो 14 MNAs हैं, उनको हमेशा सूबाई हुकूमत से गिला रहता है, क्योंकि अब सारी पावर्स 18th अमेंडमेंट के बाद इनकी हुकूमत के पास है। तो फंड्स होना या इनके हलकों में काम होना, तो मेरे ख्याल में ये सिंध हुकूमत इनके पास है,
इनकी अपनी हुकूमत है, ये जितना दिल करे वहाँ पे अपने हल्के में काम करा सकते हैं। इसमें गिले वाली तो कोई बात समझ नहीं आ रही। गिला तो हमारे लोगों को होता है, हर दूसरे दिन थ्रेट हो जाती है, कभी फायरिंग हो जाती है, कभी कोई मसला भी, और पुलिस गर्दी भी होती रही है। तो आप मेरे ख्याल में चीज़ों को थोड़ा सा आगे निकलें, चीज़ों को बेहतर करें, हल की तरफ आएँ। और ये जो इस वक्त कोरोना का टाइम है, जो एक बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है, इसमें ये इस तरह के इश्यूज से थोड़ा सा डाइग्रेस करें और अपने उस पर फोकस करें। हम सारे भी कोशिश करें अपने हलकों पे काम करने की। मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाह रही थी गौहर साहब की बात पे, जिन्होंने नैब को लेकर के तनकीद की। तो जनाब, नैब के केसेस तो आप लोगों ने एक दूसरे पे ख़ुद बनाए थे। नैब एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, वहाँ पे आप देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों को उन्होंने नोटिफाई कर दिया, जो हुकूमत की शराकत वाली जमात है। तो अगर हमने उन्हें कंट्रोल करना होता तो इस किस्म के नोटिफिकेशंस कभी भी नहीं आते, ना नोटिस आते हैं। और जहाँ तक बात आपने बैकडोर डिप्लोमेसी की तो जो हमारे भाई हैं वड़ैत साहब, उनको इन्होंने कोई रिबटल नहीं दिया, ना कोई लीगल नोटिस, कोई लीगल नोटिस इन्होंने उनको सर्व नहीं किया। दुरुस्त है, दुरुस्त है। तो वो अगर वो आज़ाद इदारा नहीं है तो वो फिर सैफुर रहमान साहब की मेहरबानी है और आपकी मेहरबानी है कि 2/3 मेजॉरिटी थी आपके पास 2018 31 मई तक, और आपने इस इदारे को अपने लिए इस्तेमाल फिर किया होगा, इसलिए आज आपको रोना आ रहा है। तो थोड़ा सा बेहतर कर लेते, फिर इदारों मत मैनिपुलेट करते। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कानून की बालादस्ती हो, लोगों की बालादस्ती ना हो इदारों के लिए। अब आपसे जब हम बात करते हैं कि असेंबली में कंसेंसस डेवलप करें, तो उसमें आप ये करते हैं कि आप लोग अपनी बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इदारों को बेहतर करना है तो मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, डेवलप करें और लेजिस्लेशन लाएं। मैं थोड़ा सा फिर काम नहीं हो सकता। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी हुमायूं गौहर बलोच साहब, जनाब मन, बात उनकी ठीक ही है, 18वीं तरमीम तब्दील करने के हक में है ना, हुकूमत ने राब्ता किया है, ये कहना है साद रफ़ीक साहब का। और नून लीग के ज़रा ये कहते हैं कि हुकूमत ने अगर 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ की कोशिश की तो रजिस्ट किया जाएगा। सर, ये तो एहसान फरामोशी नहीं है? जिस हुकूमत ने आपको पाकिस्तान की सियासी तारीख का पहला मेडिकल NRO दिया। देखें, गुजारिश ये है कि ये गुजारिश तो पहले मेरी गुजारिश तो सुन ले, मतलब मैं भी घर से कुछ करने के लिए निकला हूँ, मुझे भी जिंदगी में कोई काम तो करने देना, सवाल तो पूरा पूछ लेने दे। बात यह है कि जिस हुकूमत ने, ये तो हजरत अली का मुझे वो कौल याद आ रहा है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, जिसने आपको पहला मेडिकल NRO देकर के फारिग किया, ठंडे ठंडे बैठे हैं वहाँ, पंखा चल रहे हैं माशाल्लाह, बरतानिया की पुरलुत्फ फजाओं में घूम फिर रहे हैं माशाल्लाह, या इलाज करा रहे हैं। अब वो इलाज किस होम्योपैथिक डॉक्टर से करा रहे हैं, उसकी तस्वीरें कहाँ हैं, उसके तस्वीरी सबूत कहाँ हैं, वो आज तक अल्लाह मारा किसी ने पेश नहीं किए। हाँ, किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके हुक्का, मेरा मतलब है चाय पानी करते हुए जो है वो तस्वीरें ज़रूर आ जाती हैं। जनाब मन, ये क्यों उल्टी आते हैं जो कुल वल्लाह पढ़ लेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। जिसने आपको फेवर दिया, अब आपको चाहिए कि उस फेवर को लौटाए ना। 18वीं तरमीम में अगर छेड़छाड़ के जरिए लोगों को एक साय ऑफ रिलीफ मिल जाता है तो ले लेने दें, क्या हर्ज है? देखें, 18वीं, ये पहली बात तो ये है कि न्याजी साहब का अपना जो रिमोट है वो किसी और के पास है, और वो नैब के रिमोट के ज़रिए अब ऊपर से पहले ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम की ये बात कर रहे हैं, पहले कोरोना की सूरत-ए-हाल पे बात करते हैं। इस वक्त गंभीर जो हालात मुल्क में हैं, क्या हम अफोर्ड करते हैं कि हम 18वीं तरमीम पर और सूबों की खुद मुख्तारी पर कतगन लगाएं? तो ये इनका मकसद सिर्फ बदनीति पर मबनी है। सूबों के इख्तियारात भी वफाक के पास लेना चाहते हैं न्याजी साहब। इनकी अपनी हुकूमत 4-5 वोटों के सहारे खड़ी हुई है। कभी ये वो कादियानियों ऐसा कोई इरादा नहीं है। 101 शिकों में से चंद शिकें जिसको डिस्कस करना चाहते हैं कि हम उस हवाला से कादियानियों का तो आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि इनकी डायरेक्शन है क्या ये कादियानियों का साथ क्यों दे रहे हैं? खेलना बस कर दे गौर साहब, या अल्हम्दुलिल्लाह सब सिक्का बंद मुसलमान बैठे हैं। 5 वज़रा जो हैं इनके, अब बात सुन लेना भाई शाहज़ाद साहबा, सच सुनना मुश्किल होता है, लेकिन सच कड़वा होता है। लेकिन प्लीज़ ज़रा हौसले के साथ सुने, मैंने आपकी बातें बड़े हौसले के साथ सुनी हैं। खुदारा अपने दाएं बाएं बैठे हुए चोरों को जो है वो नैब को कहें कि उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने दें। इस वक्त पाकिस्तान के गरीब आवाम जो हैं उनको आप दोनों हाथों से लूट रहे हैं, और नैब को आपने सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। 18वीं तरमीम पर भी आप कदगन लगाने के लिए जा रहे हैं।
तो इन हालात में आप पाकिस्तान को किन हालात की तरफ ले जा रहे हैं? आप कोरोना का जिम्मेदार सिर्फ इकॉनमी जो आपकी ख़राब है वो कोरोना का, उसमें कोई अमल दखल नहीं। ऑलरेडी पहले ही आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। और जो आपके जितने अच्छा भी आप सर, मैं आपकी बात सुनकर के पता नहीं आज क्यों आप कंफ्यूजन ही फैला रहे हैं। आपकी बात सुनकर के मुझे ऐसा लगने लगा कि जब आप लोग मुल्क से गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहीं बैठा हुआ था इस्लामाबाद में, आपने नवाज शरीफ साहब से इमदाद के लिए। मतलब इतनी लंबी लंबी भी नहीं करें सर, मतलब कि आदमी का मतलब पेशेंस लेवल ही दम तोड़ दे, ऐसा ना करें सर। मतलब आप लोगों ने भी जो जो गुल खिलाया मैं उस पर बड़ी लंबी लंबी ट्रांसमिशन तक कर चुका हूं, ऐसा ना करें। मैं देखें इतनी ओबीडियंस के साथ मैं एक अच्छा एंकर बनना चाहता हूं, मैं अपने करियर को लंबा करना चाहता हूं। देखें किस तरह से माशाल्लाह कितना प्यारा शो मैंने किया है। आप ऐसी बातें करके मुझे इग्नाइट ना करें, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आगा रफीउल्लाह साहब हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैं उनकी तरफ जाना चाहता हूँ। आगा साहब सर ये मुझे बताइए जनाब, एक खबर मेरे पास आपके लिए भी है। महकमा खुराक सिंध में मुबैना करप्शन और गंदुम चोरी, चेयरमैन नैब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। सर चेयरमैन नैब का, अब मैं ऐसे ही सवाल पूछ लूँगा तो सर उनका साबुन इतना स्लो क्यों है? वो हर 2-3 महीने के बाद क्यों नोटिस ले लेते हैं? पहले भी एक नोटिस उन्होंने इतनी देर में लिया कि वो ट्रेन लेट हो गई, उसके बाद अब ये महकमा खुराक में गंदुम और फलाना और ढिकाना। सर जब दम तोड़ देती हैं चीज़ें, उसके बाद चेयरमैन नैब होश, यानी आप समझिए माज़ल्लाह, वो आते हैं और फिर नोटिस ले लेते हैं, उसके बाद तर्जुमान नैब का एक बयान आ जाता है। सर मैं कुछ कंफ्यूज हूं, रहनुमाई कीजिए। देखें, जब चेयरमैन नैब ऊपर से लेके नीचे तक देखना शुरू कर देते हैं चीज़ों को, तो फिर ऐसे हालात पैदा होते हैं, फिर चेयरमैन नैब कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस तरह आप हमारे भाई की बातों से कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं थोड़ी सी कंवर शोज़ब की उन बातों के ऊपर थोड़ा सा आ जाऊँ जो उन्होंने कहा कि सिंध में ये है और कराची में ये है। देखें, इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि ये जो MNAs को फ़ंड दिया जाता है ये सियासी रिश्वत है, ये गलत है, और इसको इमरान खान साहब गलत बोलते थे। आज उन गलत चीज़ों को वो कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि ये वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जब तमाम MNAs को इक्वल ये फ़ंड दिया जाता था। आज ये है कि इस पार्टी को MNA को देना है, उसको देना है, इसको नहीं देना है। और बाकी रहा ये कह रहे हैं कि जी मिनिस्टर साहब, मुझे तारिक बशीर चीमा साहब ने मेरे साथ चल के परवेज खटक साहब को कहा कि ये गलत है। आगा साहब अनफॉर्चुनेटली मुझे इमीडिएटली शो को वाइंड अप करने की मोहतरमा कंवल शोज़ब साहिबा, आगा रफीउल्लाह साहब, हुमायूं गौहर बलोच साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का शो में शिरकत पर इंतहाई मशकूर हूँ। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी डिबेट के साथ हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।